दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें निफ्टी के टेक्निकल्स को डिटेल में डिस्कस किया है, अभी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है निफ्टी की मार्केट की, उसके ऊपर बातचीत की है। प्लस एक काफी बड़ा अनाउंसमेंट होगा आज के दिन, उसको भी हमने यहाँ पे कवर किया है। सबसे पहले दोस्तों ग्लोबल कंडीशन को देख लेते हैं कि वॉर अभी किस लेवल पे पहुंच चुकी है, कितनी देर तक चलेगी, कितना टाइम लग सकता है, और उस हिसाब से आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी कहाँ पे जा सकता है और किस तरह की चीज़ें आगे प्ले हो सकती हैं। उसके बाद में स्टॉक्स पे आते हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं स्टॉक्स को लेकर, टेक्निकल्स को भी देखने वाले हैं। तीन बड़ी खबरें, अब ये तीन बड़ी खबरें काफ़ी है मार्केट को गिराने के लिए। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि इजराइल की जो मिनिस्टर है उन्होंने बताया है कि कोई भी अब टाइम लिमिट नहीं है यूएस इजराइल अटैक की ईरान के अगेंस्ट में। मतलब पहले हमने देखा था कि इजराइल ने भी कुछ कहा था कि अब कुछ ही टाइम बाकी रह गया है और उसके अंदर वॉर को हम खत्म करेंगे, बट यहाँ पे अब स्टेटमेंट ये आ चुका है कि अभी भी काफी टाइम है, कोई भी टाइम लिमिट हमने नहीं लगाई है। ये काफी खराब न्यूज है। सेकंड आप देखोगे ना तो ये उससे भी खराब न्यूज है कि ईरान ने ये बताने की कोशिश की है कि अभी जो अटैक हम कर रहे थे वो रेसिप्रोकल अटैक थे, यानी रिटेलिएशन था। अगर यूएस अटैक कर रहा था तो उसके अगेंस्ट में यूएस एम्बेसी या जो भी कुछ अटैक का टारगेट था वहां पे ईरान अटैक कर रहा था। इजराइल अगर कोई अटैक कर रहा था तेहरान के ऊपर, ईरान के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट में ईरान अटैक कर रहा था। बट अब क्या है, अब दोस्तों ये होगा, अब कंटिन्यूस स्ट्राइक चलेगी ईरान की तरफ से, यानी इजराइल अटैक करे या नहीं करे, उनका अटैक रुके या नहीं रुके, ईरान अब कंटिन्यूसली अटैक करेगा इजराइल के ऊपर भी, साथ में यूएस के ठिकानों के ऊपर भी। और भी काफी सारी कंट्रीज है जो यूएस को सपोर्ट करिए, आसपास की जो भी कंट्रीज है जिसमें यूएई आता है, सऊदी अरेबिया आता है, इन सभी कंट्रीज के ऊपर भी कंटिन्यूसली स्ट्राइक देखने को मिलने वाली है। ये काफी खराब न्यूज है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वार्निंग दी है कि यूएस कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्रूड के प्राइस को, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, और ये जो प्राइस है $200 पर बैरल तक पहुंचने वाला है। काफी खराब न्यूज है। आगे चल के चेक करते हैं कि क्या अनाउंसमेंट सुनने को मिला है, किस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे प्ले होने वाली है एसपीआर की तरफ से, आगे चल के चेक करते हैं। साथ में देखो दोस्तों एक और बड़ी खबर यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है कि जेलेंस्की ने वार्निंग दी है कि रशिया डिप्लॉय कर सकता है ट्रूप्स ईरान के अंदर। अब रशिया भी इस वॉर के अंदर उतर सकता है। अब ये जेलेंस्की ने बोला है, अब इसको कितना सीरियस ले या नहीं ले वो आइडिया नहीं है मुझको, बाकी ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला जा चुका है। क्लेम किया जा रहा है कि मॉस्को पहले से ही असिस्ट कर रहा है तेहरान को, यानी इस लड़ाई में रशिया पहले से ही उतर चुका है। अब जिस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था यूएस स्टार्टिंग में, उसी तरह से यहाँ पे बातें ये आ रही है कि रशिया सपोर्ट कर रहा है ईरान को अपने ड्रोन से, मिसाइल से। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँ इस आर्टिकल के जरिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रशिया स्टार्ट कर चुका है ईरान को वेपन्स देना, जेलेंस्की ने वार्निंग दी है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आप देख सकते हैं एक इंटरव्यू में ये बोला जा चुका है कि सपोर्ट करना शुरू कर दिया है ड्रोन्स के जरिए। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि मॉस्को यानी रशिया हम बोल सकते हैं तेहरान को मिसाइल से भी सपोर्ट दे सकता है, यानी रशियन मिसाइल्स अटैक कर सकती है इसराइल के ऊपर, यूएस के ऊपर और आसपास की जो भी कंट्रीज है उसके ऊपर। सेकंड यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि डिप्लॉय किए जा सकते हैं ट्रूप्स ग्राउंड पर ईरान में। साथ में देखो यूएस मीडिया भी कहीं तक हम बोल सकते हैं यहाँ पे अग्री करी इस बात को। यूएस की मीडिया ने कहा है कि ऐसा रिपोर्ट के जरिए निकला है कि रशिया प्रोवाइड कर रहा है ईरान को इंटेलिजेंस ऑन यूएस मिलिट्री बेसिस, यानी ईरान को बताने की कोशिश कर रहा है कि यूएस के मिलिट्री बेसिस कहाँ कहाँ है, आप यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। रशिया ने वैसे भी हेल्प करना शुरू कर दिया है इनडायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे बात यह है, वार्निंग यह है कि डायरेक्टली जाके भी ट्रूप उतार सकता है ईरान के अंदर और फिर उसकी हेल्प कर सकता है अटैक करने के अंदर। काफी खराब न्यूज है मार्केट को लेकर, कुछ अच्छी न्यूज सुनने को तो नहीं मिल रही। ट्रंप ने कहा डेफिनेटली कि वॉर रुकेगी, बट वही बात है ना, वो शब्द अलग होते हैं, एक्शंस अलग होते हैं। अपने को एक्शंस को देखना होता है, मार्केट के प्राइस एक्शंस को देखना होता है। कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको दे देता हूँ, उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। फर्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। फ्रॉड हुआ था इसके अंदर काफी बड़ा, एम्प्लॉइज ने किया था, कुछ जेल में गए, कुछ को निकाल दिया गया। साथ में आप आज की न्यूज देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी के द्वारा, जो कि है ईडी। अब ईडी ने यहाँ पे रेड मारी है और सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है एक फ्रॉड के लिए, जिसमें फंड्स को डाइवर्ट किया है गोल्ड, रियल एस्टेट के अंदर। कुछ शेल कंपनीज बनाई है बैंक ने
जिसमें छोटी ज्वेलरी कंपनीज हैं और कुछ भी रियल एस्टेट फर्म है। मतलब इतना बड़ा बैंक होने के बाद में ये हरकत की है और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग या शॉकिंग हम इसको बोल सकते हैं। अब ये न्यूज़ आई है शाम को 5 बजे के आसपास। इसका जो इम्पैक्ट है आपको कल देखने को मिलेगा, देखते हैं कल कैसा इम्पैक्ट इसमें होगा। बाकी प्राइस एक्शन हम देख लेते हैं, टेक्निकल्स में क्या सजेशन है सभी कंपनी के स्टॉक के एक साथ। उसके बाद में नेक्स्ट जो कंपनी इसका नाम है IRCTC। 2.5% स्टॉक आज नीचे आके बंद हुआ। एक न्यूज़ आती है ओपन मार्केट के अंदर कि कैटरिंग का जो बिजनेस इसका वो पॉज हो चुका है, यानी रुक चुका है। मेल बनाने की जो सर्विसेज है वो बंद हो चुकी है और कंपनी ने रिफंड करना शुरू कर दिया है पैसेंजर को जिन्होंने भी प्री ऑर्डर्ड मील दिया था, पहले से ऑर्डर कर रखा था। रीजन क्या है इसके पीछे का आप सभी को पता है, एलपीजी क्राइसिस, जिसके अंदर कमर्शियल तो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है और डोमेस्टिक गैसेस भी मिलना भी काफ़ी बंद हो चुकी है और काफ़ी कम हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा प्राइस ऊपर जा चुके हैं ब्लैक मार्केट के अंदर। सो ये जो ग्राउंड लेवल पर अब चीज़ें अपने को दिखना शुरू हो चुकी है, पेट्रोल की भी आगे चल के आई थिंक ये चीज़ें दिखना अपने को शुरू होगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर वॉर लंबा चलेगा तो फिर चीज़ें खराब जा सकती हैं। और IRCTC की बात करें तो इसका जो मेन बिजनेस है वो टिकट बुकिंग का तो है, लेकिन जो कमाई का साधन है मेन वो इसका फूड बिजनेस है। वहाँ पे इसके प्रॉफिट के मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। अभी इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया था, टाइप्स किया था जोमेटो के साथ भी और भी कुछ कंपनीज के साथ में, बट वो चीज़ें अभी अ, सही नहीं जा रही है क्योंकि वॉर अभी कंटिन्यू चल रही है। इसके बाद में डिक्सॉन को लेकर एक बड़ी खबर है, सुबह आई थी 11 बजे के आसपास, और इसमें आप देख सकते हैं स्टॉक ने 3% की डुबकी लगाई। जबकि कल एक अच्छी न्यूज़ आई थी जिसमें डिक्सॉन ने पार्टनरशिप की थी एक चाइनीज कंपनी के साथ में डिस्प्ले मॉड्यूल्स बनाने के लिए, जिसमें डिक्सॉन का स्टेक था 74% और उस चाइनीज कंपनी का स्टेक था 26%। तो मार्केट ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था। लेकिन आज न्यूज़ आती है कि लैपटॉप के जो प्राइस है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं 35% तक। ये अगर आपको खरीदना है लैपटॉप वगैरह तो आप अभी ले सकते हैं क्योंकि प्राइस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करने वाले हैं। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही दे दी थी। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अब जो कंपनीज हैं, मतलब ये जो भी पार्ट्स खरीदते हैं जिसके अंदर मेमोरीज आती है, जीपीयू आती है, एआई वाली मतलब जो ये कंपनीज बनाती है, मेमोरी कार्ड हो गया या जो भी एसएसडी कार्ड हो गया, जीपीयू हो गया, वो कंपनीज अब ये कार्ड बनाना बंद कर रही है, एआई कंपनीज के लिए बनाना शुरू करी, क्योंकि वहां पे उनकी कमाई ज्यादा है। एआई कंपनीज उनको ज्यादा पेमेंट करेगी इन कंपनीज के कंपैरिजन में। तो ये जो एंट्री लेवल हम बोल सकते हैं प्रोसेसर होते हैं, उनकी शॉर्टेज होना शुरू हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट भी श्रिंक करेगा। मार्केट गिरेगा 8%। श्रिंक मतलब मार्केट कम होगा क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, तो जो लोग लैपटॉप खरीदना चाह रहे थे शायद वो नहीं खरीदे, काफ़ी कम लोग खरीदे, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा नीड है वही खरीदेगा, काफ़ी लोग उसको पोस्टपोन करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो सकता है। ये जो इस कैटेगरी की जो सेल्स है ना 8% के साथ में डिक्सॉन ने कहा है। सो ये सब चीज़ें आप आगे चल के देखोगे कंपनी के नंबर्स के अंदर। सो ये पॉइंट्स बना के रख लो कि किन कंपनीज में क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसी वजह से अपन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में केन्स को देख लेते हैं। यहाँ पे 3% के साथ में स्टॉक गिरा। न्यूज़ ये है कि कंपनी ढूंढ रही है कि किसके साथ में जॉइंट वेंचर किया जाए, जो डिक्सॉन ने किया है। कोई चाइनीज कंपनी तलाश रही है केन्स, अगर मिल जाती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। इसके बाद में पॉलीकैब स्टॉक आज 4% क्रैश हो गया, कल भी गिरा था, आज भी गिरा। अब देखिए कल गिरावट के पीछे का रीजन एक्चुअली किसी को पता नहीं था, क्योंकि Q4 में कंपनी ने अच्छे नंबर्स आने की बात कही थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसाइडर को पहले से पता था, तब जाके कल माल बिका। मैनेजमेंट ने आज बताया है 9:30 बजे के आसपास कि अनसर्टेनिटी है मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। एंटिसिपेट करिए कंपनी कंपनी उम्मीद कर रही है कि वॉल्यूम ग्रोथ स्लो हो जाएगी टू मिड सिंगल डिजिट आफ्टर 46% ग्रोथ इन Q3। Q3 बहुत अच्छे गए थे, 46% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो यहां से वॉल्यूम मिड सिंगल डिजिट तक पहुंच जाएगा, यानी 8%, 9%, 10% इस आसपास पहुंच सकता है। सो अच्छी खबर नहीं है, खराब खबर है, और इसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक कल बिका, आज भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। टेक्निकल्स पे आते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक चौपट हो चुका है पूरी तरह से। आप देखोगे तो यहाँ पे गैप डाउन था, नहीं खरीदना चाहिए जब तक कुछ रिवर्सल नहीं हो। आप देख सकते हैं इसको एक रेसिस्टेंस माना जा सकता था। केन्स के अंदर भी यही चीज़ देखी थी। यहाँ से स्टॉक अभी नीचे और भी गिर सकता है क्योंकि प्रॉब्लम ही काफ़ी बड़ी है, काफ़ी वाहियात है। तो ठीक है, ऐसी जो कंपनीज होती है, बैंक्स होती हैं, उनको ट्रेडिंग के लिए अच्छी तरह से देख सकते हैं, बाकी इन्वेस्टेबल नहीं होते ऐसे बैंक्स। नेक्स्ट जो कंपनी है IRCTC। सबसे पहले अपन इसकी वैल्यूएशन को देखते हैं क्योंकि ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो एक टाइम था जब 250 पर पी पहुंच गया था स्प्लिट की न्यूज़ की वजह से। उस समय भी मैं कवर कर रहा था, आपको बता रहा था कि स्प्लिट की वजह से स्टॉक ऐसे नहीं चलते हैं। तो ठीक है, उसके बाद में सरकार ने
एक बात कही थी कि मैं प्रॉफिट ज़्यादा शेयर करूँगा, तो इन्वेस्टर्स को वहाँ से ही डंप करने के लिए एक न्यूज़ मिल गई, एक फैक्टर मिल गया कि सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है, ऐसी कंपनीज में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तब से लेकर अभी तक आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूएशन कम होती गई है और जहां इसका लिस्टिंग पी था उसके भी नीचे आ चुकी है। जबकि कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है, बट जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है। सो यहाँ पे टेक्निकली भी एक ब्रेकडाउन है, ये मल्टी ईयर का ब्रेकडाउन आप इसमें देख सकते हैं, जो कि 2022, 23, 24 इतने सालों का ब्रेकडाउन है। सो चांसेस है कि यहाँ से स्टॉक और गिरेगा टेक्निकली, और फंडामेंटली आप देख चुके हैं कि अगले कुछ क्वार्टर में नंबर्स इसके वीक आ सकता है अगर एलपीजी के प्राइसेस इसी तरह से इंक्रीज करते गए तो। सो यहाँ पे टेक्निकली एंड फंडामेंटली स्टॉक फिलहाल के लिए बेरिश है, देखते हैं कब ये रिकवर करता है और कब ये बुलिश होता है। साथ में नेक्स्ट कंपनी को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आईआरसीटीसी में एक और डेटा है कि एफआईस बेच रही है, साथ में डीआईस भी अपने स्टेक को रिड्यूस कर रही है। इसके बाद में डिक्सॉन को देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट है, रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो कुछ उम्मीदें होगी, बट ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है और स्टॉक आज नीचे चला गया, क्योंकि न्यूज़ में आपको दे चुका हूँ लैपटॉप 35% के साथ में इंक्रीज कर सकते हैं और ये जो चिप्स है उनकी प्राइसेस काफ़ी महंगी हो चुकी है, तो इनकी सेल्स कम होगी इस सेगमेंट के अंदर और प्रॉफिट के मार्जिन भी कम होंगे इस सेगमेंट के अंदर। साथ में केन्स को देखने चले तो डाउन ट्रेंड के अंदर है, अभी भी रेसिस्टेंस सपोर्ट आप देख सकते हैं, स्टॉक नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज कंपनी ये तलाश कर रहे हैं जॉइंट वेंचर के लिए, बट देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है। इसके बाद में पॉलीकैब को देखने चले तो कल एक ब्रेकडाउन दिया था कंपनी के स्टॉक ने, उसके बाद में आज भी स्टॉक नीचे है, अगला सपोर्ट ये है, उसके बाद वाला सपोर्ट ये है। सो देखते हैं क्वार्टर 4 में नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि अब इन्वेस्टर इसको बेचेंगे क्वार्टर 4 आने से पहले, क्योंकि इन्वेस्टर्स उम्मीद करेंगे कि क्वार्टर 4 अब हो सकता है इतने अच्छे नहीं आए और क्वार्टर 1 भी शायद इतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री चेंज हो जाती है सिचुएशन के हिसाब से। तो मैनेजमेंट ने पहले ही इंडिकेट करना शुरू कर दिया है कि हमने 46% की ग्रोथ दी थी, बट अब हम थोड़ी सी ग्रोथ कम देने वाले हैं। तो ये जो भी होल्डर से स्टॉक होल्डर है सबके पास में ऑलमोस्ट प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे स्टॉक था, तो ज़्यादा बिक वाली ऐसे में आ जाती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।